हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा भी ब्लॉग शुरू होता है चिकी महाराज से। और आज ये आया है कम से कम 15-20 दिनों के बाद में ये आया है। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि घर में रह ही नहीं पाता, इसलिए आता है, दूध पीता और फटाफट भाग जाता है, पता नहीं किसके घर पर रहता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो मैंने आज सी-टेट की जो मैं कल बुक लाई थी, उसी बुक को आज मैंने सबसे पहले खोला और इसकी जो वो फर्स्ट पेपर था जो इसमें दे रखा था वो मैंने कर लिया था कल ही। और आज मैंने 2 पेपर किए हैं इसके अंदर, एक तो जो अगस्त में हुआ था वो, और एक उसके बाद वाला 2 पेपर किए हैं। और इन पेपर के अंदर मैं 2 सब्जेक्ट छोड़ रही हूँ। एक तो मतलब जो लैंग्वेज हमारी सेकंड संस्कृत है उसको छोड़ रही हूँ, और एक मैथ है उसको छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैथ के सिलेबस को अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया है और अभी पता नहीं क्या आएगा सिलेबस में, क्या क्या दे रखा है अभी हम कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने दोनों को छोड़ दिया है। और मैं अभी पेपर कर रही हूँ तो सिर्फ साइकोलॉजी है उसको कर रही हूँ, ईवीएस को कर रही हूँ और हिंदी को कर रही हूँ। तो हिंदी को करने पे मेरे सारे क्वेश्चन में से मतलब 1-2 क्वेश्चन है जो मतलब रॉन्ग हो रहे हैं आंसर। और साइकोलॉजी रियल में बता रही हूँ, पीवाईक्यू करने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको आंसर करने में एग्ज़ाम हॉल में इतनी हेल्प मिलने वाली है कि पूछो मत। मैंने अभी 3-4 पेपर किए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये सोचकर अभी इतनी ही एक्साइटेड और खुशी महसूस कर रही हूँ कि जब मैं पूरी बुक को कर लूँगी, सारे पेपर कर लूँगी, उसके बाद में जो लेवल होगा मेरा वो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए आप जो भी मैटर पढ़ रहे हैं, जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस के साथ में पीवाईक्यू ज़रूर से ज़रूर करें। चाहे आप ऑनलाइन ही कर लें, यूट्यूब पे बहुत सारे पेपर दे रखे हैं पीवाईक्यू के, वो ही कर लें। पर मेरे हिसाब से ये ना जो ऑफलाइन लाते हैं हम, ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि ऑनलाइन में हम कंटेंट समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहता है। पर इस तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चन को करते हैं तो मुझे बुक से ज़्यादा करना ही पसंद है। मुझे बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। मैं ऑनलाइन चीज़ें बहुत कम देखना या सीखना समझना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ किताब में ही, चाहे मुझे 10 मिनट 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, पर मैं चाहती हूँ किताब से ही समझना उसको। तो इसलिए मैं किताब लेके आई थी और ये अभी किताब में से ही मैं करती हूँ। और इसके अंदर नीचे डिटेल दे रखी है, तो ये डिटेल जो दे रखी है, मैं डिटेल को भी अच्छे से पढ़ रही हूँ। डिटेल को पढ़ने के बाद में आपका जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। और जो भी क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा उस पर मैं सर्किल कर रही हूँ ताकि वो मुझे समझ में आ जाए। वापस पढ़ लूँगी इनको, तो इसलिए मैं सर्किल लगा रही हूँ। और मैं लास्ट में यही करने वाली हूँ कि जब मेरे सारे ही पेपर क्लियर हो जाएंगे तो मैं ये जो डाउट वाले हैं इनको अलग से ही एक, और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो भी हमें समझ में आएगी कि सी-टेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितना हमने पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है वो भी हमें समझ में आएगा। और गद्यांश है वो सही आ रहा है, पद्यांश है वो भी ठीक लगा मुझे। अभी तक मैंने 2-3 पेपर दिए, उनमें पद्यांश भी सही है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ईवीएस का भी अभी तक मैंने 3 पेपर दिए ना, तो इन तीनों पेपर में ईवीएस की एक चीज़ तो मुझे समझ में आई है कि ये जो टॉपिक दे रखे हैं हमारे अंदर, जो आवास वाले हैं, यातायात वाले हैं, भोजन वाले, इनमें से कुछ में तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रखे हैं और कुछ में जो क्वेश्चन है वो थोड़े मतलब हमारे दिमाग के हिसाब से ही उनके आंसर देने के बारे में बता रखा है। और थीम है, थीम से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है। थीम से रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए, जो भी पर्यावरण ईवीएस की थीम है वो आपको पता होना चाहिए। परिवार है, परिवार में मित्र व संबंधी आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, उसके बाद में आवास आता है। ठीक है, ये जो 5-6 टॉपिक हमारे दे रखे हैं, इसमें से हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको अच्छे से ज़रूर देख के जाना। थीम वाले को तो आपको अच्छे से देखना है। और पर्यावरण दिन पे मैं ज़्यादा ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें याद भी करनी है। आज मैंने 2nd चैप्टर अच्छे से याद कर लिया है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु वाला था वो मैंने अच्छे से याद कर लिया। अब हम कल 3rd जो चैप्टर है मैंने आज उसके नोट्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं। और 3rd जो चैप्टर है उसके नोट्स मैं बना रही हूँ धीरे धीरे करके। तो मैं ये छोड़ भी नहीं रही हूँ कि मतलब हम ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको याद ही नहीं करेंगे। असम वाला जो असम है इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक तो जो चावल की किस्म है बोरा, वो, और इसको कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आ चुका है, कंटिन्यू आया है ये। ठीक है, मतलब जुलाई वाले में आया, पिछली बार आया था, तो अब जनवरी वाले में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब इस पर भी थोड़ा मतलब इस टाइप के और भी अगर रिलेटेड इसमें जितने भी हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। तो वो वाला चैप्टर भी मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे हमारी मेमोरी में क्वेश्चन भी ऐड होते जाएंगे, और हम जो याद करें वो चीज़ें भी ऐड होती जाएगी, और हमारा सिलेबस भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा इससे।
तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बुक खोल के वापस इस टॉपिक देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कितना सारा दे रखा है इसमें कचरा, मतलब कचरा बोलिए तो मैटर इतना सारा दे रखा है। फिर मैं जब मेरी ये नोट्स देखती हूँ ना बनाए हुए, तो मुझे लगता है ये तो बहुत सिंपल है, अरे यार ये तो हो जाएगा, वाह कितनी जल्दी हो जाएगा। तो नोट्स और बुक से इतना डिफरेंस अब इस तरीके से हो जाता है, तो इसलिए नोट्स बेस्ट है। फिर मैंने अच्छे से इनको याद कर लिया है, जिसमें जीव जंतु दे रखा है, पक्षियों के बारे में दे रखा है, कौन अंडे देता है कौन अंडे नहीं देता है, ठीक है, और कौन स्थल वाले हैं कौन जल वाले हैं, जलोद्भिद कौन से हैं, लवणोद्भिद कौन से हैं, ये सब कुछ इसमें मैंने याद किया। और इसको सबको याद करने के बाद में अब मैं PYQ कर रही हूँ, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक से इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उस पर। और आप लोगों ने अगर PYQ की बुक खरीद ली है तो आप मुझे बताना आप लोगों ने कौन सी बुक ली है। मैंने अभी जो PYQ के लिए जो बुक ली है वो हरियंत के लिए, मेरे पास में मैटर भी इसी का है, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं इसी से काम चलाएंगे अब। और गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा है, 50 डिग्री के आसपास हमारा टेम्परेचर जा चुका है। एंड मतलब सुबह 6 बजे के बाद में ही गर्मी शुरू हो जाती है, और 9-10 बजे के बाद में खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, मतलब सीधी धूप आती है अंदर। जी के मेरे नोट्स मैं ले आई हूँ, जिसमें संवेगात्मक बुद्धि है, उसके बारे में बताया गया है। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में तो पर्सन मैंने C-TET में इतना नहीं देखा है, पर ये संवेगात्मक बुद्धि के विषय में रीड में बहुत आए हैं, फिर भी मैंने इसको निकाल लिया कि एक बार रीड कर लेंगे। और क्वेश्चन हम देख ही रहे हैं, वैसे भी सामने पता चल जाएगा। तो ये बुद्धि है, और बुद्धि मैं इसी से पढ़ूँगी मेरे नोट्स से, क्योंकि ये मैंने बना रखा है अपने, और ये मुझे याद भी है, अब रिकॉल हो जाएगा वापस याद करूँगी तो। और बुद्धि के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे जो आ रहे हैं C-TET के अंदर, तो ये वाला है गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं स्थानात्मक देशिक, इसमें 9 चालक शिल्पकार मूर्ति चित्रकार आते हैं, ये वाला आया हुआ है यहाँ तक, तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से अभी। और फिर ये मैंने मेरे ही नोट्स में समावेशी शिक्षा का निकाला है, तो मैं इसको भी पढ़ूंगी। समावेशी शिक्षा वैसे बुक में दे रखी है, और क्वेश्चन हल हो जाते हैं हमसे, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसका रीडिंग लगा लूँ। समावेशी शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा है, इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। खुद के नोट से पढ़ने में मज़ा आता है, बुक से पढ़ने में हम बोर हो जाते हैं। फिर मैंने ये सभी जो सिद्धांत जिन्होंने दिए थे, प्रबलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, समीपता अनुबंध का सिद्धांत, जीन प्याजे वाला ये सिद्धांत, ये स्कीम्स सब कुछ मैंने यहाँ लिख रखा है। अवस्थाएं तो इसमें सब कुछ डिटेल से है। फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत आता है, फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये वाला इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा C-TET में। अधिगम सोपान का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत कोलमैन का, और सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। फिर निर्मितवाद में आ जाता है, तो इसमें लेवाइगोस्की का सिद्धांत जो ये दे रखा है, इसको मैं अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। आधुनिक संज्ञा अनुवादी ब्रूनर को बताया गया है, उसका सिद्धांत है। अवधारणा मानचित्र संकल्पना का सिद्धांत, आशुबेल का सिद्धांत। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो सिद्धांत बिल्कुल भी C-TET में नहीं दे रखे हैं। अधिगम की शैलियाँ, अधिगम की विधियाँ। फिर आती है ये भी बुद्धि के मेरे 2 बार नोट्स बने हुए हैं। एक बार ये वाला नोट्स मैंने बनाया था, फिर गायब हो गया, फिर मुझे मिला नहीं, फिर मैंने अच्छे से वो वाला बना लिया था, उसके बाद में ये मिल गया था, तो मैंने दोनों को अभी तक संभाल के रखा हुआ। फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये वाला तो ये स्टेज पूरी अच्छे से याद करने, क्योंकि इस पेज से ही हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कंफर्म है इससे क्वेश्चन आना। फिर मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियाँ, प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, और गिलिगन नैतिक विकास सिद्धांत, इसके बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। एंड फिर ब्रेनर का सिद्धांत, और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन वाला,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीटेट में नहीं आते इरेक्शन वाले का। मैंने अभी तक जो पेपर देखे उनमें नहीं है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ मेरे जो नोट्स हैं इनमें से पढ़ लूँ अच्छे से। इनको ज़्यादा है भी नहीं और मेरा पढ़ा हुआ है तो मुझे ज़्यादा लग भी नहीं रही। ये नहीं दो इतना सा नोट्स और अब इनको पढ़ते हैं। और फर्स्टली मैं अभी पढ़ने वाली हूँ जीन प्याजे और कोहल बर्को में भी पढ़ लेते हैं आज, और वाइगोस्की को पढ़ लेते हैं। 3 को आज पढ़ के ख़त्म करते हैं, बाकी के धीरे पढ़ते रहेंगे फिर साथ में। साइकोलॉजी के अंदर जो ये सिद्धांत दे रखे हैं रियल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत दे रखा है, जीन प्याजे का दे रखा है, लेव वाइगोस्की का दे रखा है, ये सिद्धांत रियल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड साइकोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा से संबंधित आएगा तो जीन प्याजे और इनको लेके आएंगे लेव वाइगोस्की को, पर साइकोलॉजी के अंदर ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास में इतना वक्त नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ पाएँ तो आप प्लीज़ ओल्ड PYQ देखिए और ओल्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन टॉपिक को आप ज़रूर कवर करें। जैसे ये जीन प्याजे वाला है, वाइगोस्की वाला है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आप ओल्ड पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, किस पैटर्न से आ रहे हैं। तो आप उनको ज़्यादा फोकस कीजिए और अपने जो सिलेबस है उसको थोड़ा और अपना पैटर्न बदल सकते हैं। और कम वक्त होने की वजह से आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ मैं अपने नोट से ही इन तीनों को पढ़ रही हूँ और इसके बाद मैं बुक से भी कंपेयर कर रही हूँ भाई बुक में और क्या अलग चीज़ या स्पेशल दे रखा है शब्द जो इसके अंदर नहीं दे रखा, कुछ और क्या ऐड किया हुआ है। पर मेरी वाली बुक में कवर तो कर रखा है इसको पूरे को, पर फिर भी मैं चेक आउट करती हूँ। मैं नहीं चाहती फिर कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो या कोई चीज़ें हमारी रह जाए, इसीलिए। और आप लोगों के यहाँ पे कितना टेम्परेचर आप लोग ज़रूर मुझे बताना। हमारे यहाँ 50 डिग्री है, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी, उसके ऊपर ही जाएगा या 1-2 दिनों में और सूचना आई है, चेतावनी आई है जो कि। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। और इस गर्मी की वजह से ना रियल में थोड़ी सी पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती है। लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं उनके लिए सही है, पर घर पे तो डिस्टर्ब होता है भैया थोड़ा बहुत। फिर भी आप अपना ध्यान रखिए। चांद भी चमक रहा है सूर्य की तरह। और अब मैं आ चुकी हूँ छत पर और बज रहे हैं रात के 8। पर मैं आपको टेम्परेचर या इन्वायरमेंट मतलब बताऊँ कितनी गर्मी फ़ील हो रही है। तो अभी भी गर्मी फ़ील हो रही है, गरम गरम हवा, एकदम गरम गरम हवा है ये। हवा तो चल रही है पर एकदम गरम गरम हवा है ये। और पूरे दिन नीचे रूम में रहने की वजह से अब मैं आ चुकी हूँ छत पर। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बाहर की हवा ली जाए, शाम को आई नहीं और अब अंधेरा हो चुका है तो मैं आ चुकी हूँ छत पे। खाना वाना खा के फिर आएंगे, वॉक करेंगे, फिर थोड़ा सा और कुछ पढ़ेंगे। सच में आज हाँ वो गुरु पूर्णिमा है ना, इसलिए चांद इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और फ़ोन में तो रियल में आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पर ऐसे देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है कि पूछो मत, बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ गुरु पूर्णिमा, पेपल पूर्णिमा है आज, इसीलिए इतना खूबसूरत है हमारा चांद। और मैंने आज से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। आज मैंने पढ़ाई की थी, 2 पेपर कर लिए आज, ठीक है। वैसे मैंने टोटल पेपर चेक किए हैं, 31 हमारे पेपर है टोटल। और 31 पेपर होने की वजह से मैं ये सोच रही हूँ 1 या 2 पेपर रेगुलर करेंगे तो देखो 30 दिन में 30 पेपर हो जाते हैं हमारे। और अभी मेरे पास में दिन है, थोड़े एक्स्ट्रा ही हैं 30 से, पर वही है बीच में अगर तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई काम आ जाता है तो वो पेपर रह जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ 1 पेपर 1 दिन में हम कर लेते हैं। और जो हमारे टॉपिक अब धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं वापस, जिनको करना है पेपर करेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा कौन सा टॉपिक को कितना और ध्यान देना है। उसके बाद में मैं सोच रही हूँ संस्कृत और मैथ को स्टार्ट कर देते हैं। तो संस्कृत और मैथ का सिलेबस चेक करेंगे कल और फिर उसको भी वापस स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग ज़रूर मुझे बताना। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और एक बात और बोलना चाहूँगी मैं आप लोगों को, सब कुछ इग्नोर करना, सब कुछ हर एक इंसान को इग्नोर कर दो अपनी लाइफ में से, जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत करने से रोकता है, जो तुम्हें तुम्हारे सपने की तरफ आगे बढ़ने से रोक रहा है, हर उस इंसान को इग्नोर कर दो। हर इंसान को, चाहे आपका उससे कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपको उसको अलग कर दो जो आपकी मंजिल की और आपके बढ़ते हुए कदम को रोक रहा है। पीछे खिसका रहा है, रोक रहा है, या पीछे खिसका रहा है, या नहीं भी कर रहा है, अगर आपका वो टाइम ख़राब भी कर रहा है तो भी आप उसे हटा दो अपनी लाइफ से, क्योंकि जो वक्त बीतने के बाद में हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा और ये लोग आएंगे और चले जाएंगे। ये अपनी लाइफ को तो ना परफेक्ट कर लेंगे, परफेक्ट का मतलब कंफर्टेबल कर लेंगे, बना लेंगे अपना करियर, सब कुछ अपनी ज़िंदगी जी लेंगे और फिर हमें ऐसे मुकाम पे छोड़ जाएंगे जहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कह रही हूँ, अपने वक्त को बर्बाद मत करना, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खुद पे ध्यान दो, खुद पे फोकस करो। देखो फेल पास अलग की बात है, पर तुम अगर खुद पर मेहनत कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, हर एक तरीके से खुद का ध्यान रखो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर, बेहतर कर लो। जिस स्टेज में आज हो उससे बेहतर कर लो, कल थे उससे आज बेहतर कर लो, और आने वाले कल में इससे बेहतर कर लेना, तो आप अपने आप को एक मुकाम पे पाओगे। रोज़ एक्सरसाइज करो सुबह उठकर, तो खुद को अच्छा महसूस करो। इंसानों पे, अदर जो इंसान उन पे डिपेंड रहना बंद कर दो। कोई भी इंसान तुम्हारी खुशियों की चाबी नहीं हो सकता। तुम्हारी खुशियों की चाबी तुम खुद हो। तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे अपनों की खुशियाँ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे सपने तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनों के लिए, माँ बाप के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो वो तुम खुद ही कर सकते हो। कोई दूसरा इंसान कुछ नहीं कर सकता। कोई भी इंसान तुम्हें उधार के 100 रुपये भी नहीं दे सकता, और वो देगा तो तुम्हें वापस करने होंगे। किसी से मांग के देखना कोई भारी रकम 10-20 हज़ार तुम्हें दे, क्या बिल्कुल भी नहीं देगा। तो अपने माँ बाप के सपने, उनकी ख्वाहिशें तुम्हें ही पूरी करनी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। और अपनी जिम्मेदारियों को तुम्हें अभी देखना शुरू करना होगा, तभी तुम आगे चलकर खुश रह पाओगे। तो खुद पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो सुबह उठने के बाद में, अच्छा खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, जो पसंद है वो खाओ, जो हेल्दी है वो खाओ, खुद खाओ, घर वालों को खिलाओ, पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, पढ़ाई करो, कंपटीशन की किताबें पढ़ो, अदरवाइज़ कुछ और किताबें हैं वो पढ़ लो, खुद पे फोकस करो, तुम्हें इससे बहुत खुशी मिलेगी। खुद के साथ वक्त बिताना शुरू कर दो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं पिछले 3-4 सालों से खुद के साथ में इतना वक्त बिता रही हूँ कि मुझे इतना मतलब पसंद आ चुका है अब खुद के साथ वक्त बिताना। खुद तुम गाने सुनो, डांस करो, तुम्हें एक अलग ही लेवल की खुशी मिलेगी। तुम लोगों में खुशियाँ ढूंढना बंद कर दो, बस मैं यही कहूँगी, लोगों में खुशियाँ ढूंढना बंद कर दो। अपनी खुशी तुम्हारे भीतर है। देखो ये एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनली जो मैं बता रही हूँ आप लोगों के, कि अपनी खुशी अपने हाथ में है, और वक्त को मत जाने दो, बस वक्त को बिल्कुल मत जाने दो। कोई भी एज हो तुम्हारी, चाहे तुम किसी भी एज में हो, मैं हर एज की बात करी हूँ, किसी भी एज में हो, वक्त को मत जाने दो। मैं ये नहीं कह रही कि भाई पुराने, अब हमारी एज नहीं रही है, ये नहीं रही, नहीं हमें तो, हमारे पास तो और भी बहुत वक्त है अभी। मैं सब एज वालों के लिए बोल रही हूँ, अपने वक्त को मत जाने दो, इसे जी लो, अपने तरीके से जी लो। जीना भी है, साथ में आगे बढ़ना भी है, सक्सेस भी होना, सब कुछ पर अपने तरीके से करो। किसी भी एक इंसान की लाइफ में आने और जाने से अपने शेड्यूल को चेंज मत करो, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज मत करो, खुद को मत बदलो, और किसी पे डिपेंड मत रहो। चलिए, होंगी मेरी थोड़ी बातें आप लोगों से जो मुझे आप लोगों को कहनी थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।